नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक की, और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम जो सेकंड चैप्टर हमारा है उसमें हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों की। हालांकि थर्ड चैप्टर में राष्ट्रीय आय के संबंधित समुच्चयों की बात की गई है, कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात की गई है, और अगले चैप्टर में राष्ट्रीय आय की गणना की बात की गई है। तो जो हिंदी वाले छात्र हैं इकोनॉमिक्स वाले, क्योंकि जनरली जो इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र है वो इंग्लिश विषय में है, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी वाले बच्चों को अधिक कठिनाई होती है इसकी परिभाषाओं को, इसकी अवधारणाओं को समझने में। तो आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ समुच्चयों की बात कर रहे हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चयों की बात करते हैं वहां हम बात करते हैं वस्तुओं के वर्गीकरण की। वस्तुओं के जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखिए, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ने निकलते हैं या हम जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को पढ़ते समय ये जो पूरी इकोनॉमी है या जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर है किस चीज़ पर? वस्तुओं पर। क्योंकि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो पूरा विषय है वो उपभोग और उत्पादन पर जो है निर्भर है, और इसी के साथ जो अर्थव्यवस्था का पूरा संचालन है, पूरी गतिविधियां हैं वो भी वस्तुओं के आधार पर ही चलती हैं। ना अगर वस्तुएं ना होंगी तो ना उत्पादन होगा, ना उपभोग होगा, ना उपभोक्ता होंगे, ना उत्पादक होंगे, ना ही उत्पाद होगा। ऐसी अवस्था में जब हम राष्ट्रीय आय को पढ़ना शुरू करते हैं या फिर हम समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की बात करते हैं तो हम वहां वस्तुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो देखिए, वस्तुओं के वर्गीकरण की बात करते समय हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि मूल तौर पर हम वस्तुओं को दो वर्गों में बांटते हैं, और दो वर्ग कौन से हैं? उनमें पहला वर्ग है मध्यवर्ती वस्तु, और अंतिम वस्तु। जबकि दूसरा जो वर्गीकरण हम करते हैं वो है उपभोक्ता वस्तु, या इसे हम उपभोग वस्तु भी कह देते हैं। वस्तु और पूंजीगत वस्तु। तो देखिए, मूल तौर पर वस्तुओं का यानी कि ऑब्जेक्ट्स का हम चार वर्गों में वर्गीकरण करते हैं, या कह सकते हैं कि वर्ग दो हैं, दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में दो प्रकार की वस्तुएं हैं और दूसरी कैटेगरी में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। इस तरह से दो वर्गों में चार प्रकार की कैटेगरी में हम वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, वस्तुओं का वर्गीकरण करने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी आप मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु को पढ़ने निकलते हैं आपको एक बात जो ध्यान रखनी है कि हम किसी भी वस्तु को मध्यवर्ती या अंतिम वस्तु कह सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु कहला सकती है, हो सकती है। डिपेंड करेगा कि हम उसे मध्यवर्ती कहें या अंतिम कहें, इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर निर्भर होगा कि वो वस्तु किसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही है और किस उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही है। एक बार बड़े संक्षिप्त में, बड़े शॉर्ट में हम समझ लें कि मध्यवर्ती हम किसी वस्तु को कब कहेंगे और अंतिम वस्तु हम किसी वस्तु को कब कहेंगे। देखिए, सिंपल सी साधारण सी बात जो हमें ध्यान रखनी है, किसी वस्तु को अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु कहते समय वहां दो बातें बड़ी जो सरल सी हमें ध्यान रखनी है वो ये कि देखिए, मध्यवर्ती वस्तु कोई भी वस्तु तब कहलाएगी कि जब उस वस्तु को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में, किसी अन्य वस्तु के को बनाने के लिए एक मध्यवर्ती कारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, एक मध्यवर्ती वस्तु के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तब ये कोई वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। जबकि कोई वस्तु अंतिम वस्तु तब कहलाएगी जब किसी वस्तु का उपयोग किसी उपभोक्ता द्वारा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा हो, तब वो वस्तु अंतिम वस्तु कहलाएगी।
तो देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती हो सकती है, मध्यवर्ती या अंतिम कहला सकती है, लेकिन उसे हम मध्यवर्ती कहें या अंतिम कहें ये उसके इस्तेमाल पर और इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करेगा। तो देखिए समझते हैं कैसे, एक उदाहरण के द्वारा। हम मान लेते हैं कि दूध एक वस्तु है, दूध एक उत्पाद है, एक वस्तु है, और दूध ही जो है वो मध्यवर्ती भी कहला सकता है और अंतिम भी कहला सकता है। कैसे? तो कि दूध को जब एक चाय के स्टॉल वाला या किसी कोई होटल वाला व्यक्ति जो होटल चलाता हो, एक चाय के स्टॉल का जो मालिक है, वो जब वो व्यक्ति किसी 1 लीटर दूध खरीदता है और उस दूध का इस्तेमाल चाय का उत्पादन करने के लिए, चाय का निर्माण करने के लिए एक मध्यवर्ती कारक के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी जो रॉ मटेरियल हो गया दूध, तो वहाँ जो दूध है वो कच्चे माल के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मध्यवर्ती कारक के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसीलिए दूध ही जो है वो एक चाय के स्टॉल के मालिक के लिए, एक चाय का उत्पादन करने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। जबकि उसी दूध का इस्तेमाल जब कोई गृहस्थ व्यक्ति, जब कोई फैमिली जो व्यक्ति है वो अपने निजी उपभोग के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए दूध का इस्तेमाल करेगा, दूध का उपयोग करेगा, तब दूध जो है वो अंतिम वस्तु कहलाएगा, अंतिम वस्तु हो जाएगा। है दूध ही, लेकिन दूध को अंतिम वस्तु भी कहा जा सकता है, मध्यवर्ती भी कहा जा सकता है। डिपेंड करेगा कि दूध का इस्तेमाल एक जो है टी स्टॉल के मालिक ने, एक चाय के जो है स्टॉल के मालिक ने एक मध्यवर्ती कारक के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि उस दूध को एक गृहस्थ व्यक्ति ने अपने निजी उपभोग के लिए, अपने निजी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा और यहाँ अंतिम वस्तु कहलाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में जो कुछ मूल अंतर होते हैं, मूल जो है भेद होते हैं, जब हम उनकी बात करें तो देखिए अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में जो अंतर होते हैं, उनमें पहला जो अंतर होता है वो ये कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो उत्पादन क्षेत्रों के अंदर ही होती हैं। यानी कि अभी जो है इन वस्तुओं ने उत्पादन क्षेत्र पार नहीं किया होता है, उत्पादन क्षेत्रों में ही होती हैं जहां पर इन वस्तुओं पर काम हो रहा होता है, इन वस्तुओं पर क्रिया की जा रही होती है, तो तब ये वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु कहलाती हैं। अंतिम वस्तुओं की अगर बात करें तो ये उत्पादन क्षेत्र से पार हो चुकी होती हैं, उत्पादन क्षेत्र से निकल चुकी होती हैं, से बाहर होती हैं और ये उत्पादन क्षेत्र में होती हैं। पहला अंतर अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में। दूसरा अंतर मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में जो है, जैसे हम पहले वाले को और समझे उत्पादन क्षेत्र में होना या उत्पादन क्षेत्र से बाहर होना। देखिए जब हम बात करते हैं दूध के वाले उदाहरण की बात करते हैं, तो अगर एक चाय स्टॉल का मालिक दूध का इस्तेमाल कर रहा है, तो यानी दूध जो है वो भी उत्पादन क्रियाओं के क्षेत्र में है, अभी उत्पादन के प्रोसेस में है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, तो इसीलिए क्या है वो मध्यवर्ती वस्तु है। जबकि दूध का इस्तेमाल जब एक गृहस्थ व्यक्ति कर रहा है, तब दूध का उत्पादन हो चुका है, दूध पर जितनी क्रियाएं होनी थी वो हो चुकी हैं, अब वो उपभोग के लिए तो तैयार है, यानी उत्पादन क्षेत्रों से बाहर आ चुका है, अब वो उपभोग क्षेत्र में पहुंच चुका है, इसलिए दूध जो है यहाँ पर अंतिम वस्तु है। फिर हम बात कर रहे थे तो दूसरा अंतर है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में। तो देखिए जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं इनके मूल्य में वृद्धि होनी बाकी होती है, मूल्य वृद्धि होगी, जबकि जो अंतिम वस्तुएं हैं उनके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, उनका कोई मूल्य वृद्धि अब होना बाकी नहीं रह जाता। समझिए कैसे? तो देखिए जब हम बात करते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुओं की, अब उदाहरण ले लेते हैं वही दूध वाला हमारा उदाहरण कि भाई एक चाय के स्टॉल के मालिक ने 60 रुपए लीटर दूध खरीदा। तो जो दूध है, अब इस दूध को जब वो व्यक्ति चाय के रूप में बनाएगा, चाय के रूप में उस दूध का उत्पादन करेगा, तो तब दूध की जो कीमत है, वही जो दूध है वो शायद चाय के रूप में 120 रुपए लीटर या 150 रुपए लीटर बिकेगा। जब अगर दूध 60 रुपए लीटर आया है, उस दूध की चाय बनाई गई, उसमें क्रिया की गई, उसमें चाय पत्ती चीनी डाली गई, इसको गैस पे उबाला गया, तो अब क्या वो दूध है 60 रुपए किलो ही बिकेगा? नहीं, चाय के रूप में परिवर्तित होने के बाद इस दूध की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि हो गई है, यानी उसकी मूल्य वृद्धि हो गई है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होना, उनके मूल्य में वृद्धि होना बाकी रहता है, जबकि जो अंतिम वस्तुएं हैं उनके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती है। एक गृहस्थ व्यक्ति द्वारा, एक परिवार द्वारा 1 लीटर दूध खरीदेगा 60 रुपए का, और उसका जो है परिवार को उपभोग करना है। अब इस 60 रुपए लीटर के दूध में
किसी तरह की कोई मूल्य वृद्धि, किसी तरह का उसके जो है मूल्य में परिवर्तन अब नहीं होगा। तो दूसरा अंतर जो है वो है मूल्य वृद्धि को लेकर, पहला है उत्पादन क्षेत्रों को लेकर। तीसरा जो मूल अंतर है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में, तो देखिए मध्यवर्ती वस्तु की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मूल तौर पर, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मूल तौर पर जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनका इस्तेमाल उत्पादकों द्वारा किया जाता है। उत्पादक द्वारा जो है मध्यवर्ती वस्तु का इस्तेमाल होता है, जबकि जो अंतिम वस्तुएं होती हैं इनका इस्तेमाल उपभोक्ता द्वारा मूलतः किया जाता है। अंतिम वस्तुएं तभी तो कहलाएंगी जब कोई व्यक्ति उस वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में परिवर्तित कर रहा हो, उस पर काम कर रहा हो, उसके मूल्य में वृद्धि कर रहा हो। और जबकि अंतिम वस्तु कहलाएगी जब एक उपभोक्ता अपने निजी इस्तेमाल, अपने निजी उपभोग के लिए जो है किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हो। तो यहाँ हमने मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के अंतर की बात की है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, अंतिम वस्तुएं क्या हैं, उसकी बात की है। साथ ही साथ आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि कोई भी वस्तु सिर्फ मध्यवर्ती या सिर्फ अंतिम नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु मध्यवर्ती भी, अंतिम वस्तु भी एक ही वस्तु कहला सकती है। डिपेंड करेगा उस वस्तु के इस्तेमाल, उस वस्तु के उपयोग पर। फिर हम बात करते हैं एक और चीज़ कि देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में या घरेलू आय की गणना में हम हमेशा क्या करते हैं, केवल और केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य की गणना करते हैं, केवल और केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिनते हैं। कारण क्या, अब यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है दोहरी गणना की समस्या। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक किसान ने जो है गेहूं उगाया, एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं का उत्पादन उसने किया 500 रुपए के गेहूं, उदाहरण के तौर पर मानते हैं एक किसान ने 500 रुपए की गेहूं उगाई और इस किसान ने इस गेहूं को एक चक्की वाले व्यक्ति को बेच दिया। जो चक्की वाला व्यक्ति है उसने वो गेहूं 500 रुपए में बेची, किसान ने 500 रुपए में बेची और चक्की वाले व्यक्ति ने 500 रुपए की गेहूं खरीदी और उसे पीस कर उसने आटा बनाया और उस आटे की जो कीमत हो गई वो हो गई 1000 रुपए। तो यहाँ देखिए जो किसान है उसने गेहूं बेची और जो गेहूं है वो चक्की वाले व्यक्ति के लिए मध्यवर्ती वस्तु है, उसने उसमें मूल्य वृद्धि की और उसकी जो कीमत हो गई, उसका मूल्य हुआ 1000 रुपए, यानी उसकी मूल्य वृद्धि हुई। अब जो ये चक्की वाला व्यक्ति है उसने क्या किया कि उसने उस आटे को, उस मैदा को एक बेकरी वाले आदमी को 2000 रुपए में बेच दिया। उसने क्या किया, उस आटे को जो है मतलब चक्की वाले ने 1000 रुपए की जो वस्तु, अपना जो आटा था वो बेच दिया किसको, चक्की वाले को। अब बेकरी वाले को, बेकरी वाले ने क्या किया कि उस 1000 रुपए के आटे को, जो 1000 रुपए का आटा उसने चक्की वाले से खरीदा, उस बेकरी वाले ने उस पर क्रिया की, उस आटे के मूल्य में वृद्धि की। अब जो आटा है उसने उसके मट्ठी, फैन, बिस्किट बनाए और उनकी मूल्य हुआ 2000 रुपए। तो इस तरह देखिए, क्योंकि यहाँ जो गेहूं है वो चक्की वाले व्यक्ति के लिए मध्यवर्ती वस्तु है और जो आटा है वो बेकरी वाले व्यक्ति के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। अगर हम राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना करने लगे तो इस तरह जो राष्ट्रीय आय है वो अपनी वास्तविक मूल्य से बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। जैसा हम यहाँ पर देख लें कि भाई 500 और 1000, 1500 और 2000, टोटल 4500 रुपये हमें दिखाई देगा कि 4500 रुपये की आय हुई है इन 3 उत्पादकों में। लेकिन वास्तव में है क्या, कुल जो राष्ट्र में उत्पादन हुआ है वो तो मात्र 2000 रुपये का हुआ है। 2000 रुपये का ही तो वस्तु का उत्पादन हुआ है। 2000 रुपये में जो गेहूं का मूल्य है वो भी शामिल है, 2000 रुपये में जो आटे का मूल्य है वो भी शामिल है। तो इस तरह कुल जो आय है जो इन तीनों लोगों की वो 2000 रुपये है। लेकिन दोहरी गणना हुई एक ही वस्तु की। जब हमने चक्की वाले के आटे का मूल्य निकाला उसमें गेहूं की कीमत शामिल थी। जब हमने बिस्किट, फैन और जो नमकीन उसने बनाई बेकरी वाले ने उसका मूल्य ज्ञात किया तो उसमें आटे की कीमत और आटे में गेहूं की कीमत शामिल थी। तो यहाँ दोहरी गणना की वजह से राष्ट्रीय आय अपने वास्तविक मूल्य से बहुत ज़्यादा ना दिखाई दे, इसलिए हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं की ही गणना करते हैं। यहाँ आपने एक और चीज़ सीख ली कि दोहरी गणना का क्या अभिप्राय होता है। दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना। और दोहरी गणना से बचाव क्या है, दोहरी गणना से कैसे बचा जा सकता है कि अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जोड़ें, केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जो है गणना करें तो दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। तो यहाँ देखिए हमने बच्चों अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं की बात की है।
अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं उपभोक्ता या उपभोग वस्तुएं, और दूसरी हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो देखिए उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, इनकी परिभाषा जब आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? बड़ी सरल सी सिंपल सी परिभाषा है उपभोक्ता वस्तु की या उपभोग वस्तु की, कि देखिए सिंपल सी बात कि जब किसी वस्तु का इस्तेमाल किसी उपभोक्ता द्वारा अपने निजी उपभोग के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए किया जाए, तब कोई भी वस्तु जो है उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु कहलाएगी। और दूसरी तरफ हम बात करें पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, तो पूंजीगत वस्तुएं ऐसी कोई भी वस्तु होती है जो अधिक मूल्य वाली, अधिक लागत वाली होती है, और इस वस्तु को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में एक कारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक कारक के तौर पर यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु। उदाहरण लें दोनों के, तो देखिए जब हम उपभोक्ता वस्तु की बात करते हैं तो एक उपभोक्ता अपने जीवन में जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, टीवी, फ्रिज, एसी, खाना पीना, दूध, कपड़ा, जूता, सब कुछ जो है वो सभी क्या है? उपभोक्ता वस्तु कहलाएंगी, क्योंकि उस वस्तु का उपभोग एक निजी उपभोक्ता द्वारा, एक निजी जो कंज्यूमर द्वारा किया जा रहा है। जबकि पूंजीगत वस्तु को उदाहरण पे बात करें तो आपने अगर देखा होगा कि कई जगह पर जो है सॉफ्टी मशीन कुछ लोग लगा कर रखते हैं, या फिर सोडा मशीन लगा कर रखते हैं। तो देखिए ये जो सोडा मशीन है या सॉफ्टी मशीन है वो क्या है? एक पूंजीगत वस्तु है। क्यों? क्योंकि जो वो मशीन है उस मशीन की लागत, उस मशीन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी अधिक है, और उस मशीन का इस्तेमाल एक उत्पादक, एक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु का, सोडे का उत्पादन करने के लिए या सॉफ्टी क्रीम का उत्पादन करने के लिए कर रहा है। क्यों? इसीलिए जो वो वस्तु है वो पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, तो देखिए उपभोक्ता वस्तु में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अधिक व्यय वाली होती हैं, टीवी, फ्रिज, गाड़ियाँ, ये सब जो ज्वेलरी, ये सब अधिक व्यय वाली हैं, जबकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कम व्यय वाली होती हैं। जबकि पूंजीगत वस्तुओं को हम उत्पादक वस्तुएं भी कह सकते हैं। हम पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादक वस्तु भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए उत्पादक वस्तुओं में, उत्पादक वस्तुओं का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग, जिनका इस्तेमाल उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, वो सभी चीजें उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। मशीनरी, प्लांट या कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल एक उत्पादक अपनी सेवाओं या अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कर रहा है, वो हर एक चीज उत्पादक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि उत्पादक वस्तुओं में कुछ वस्तुएं तो पूंजीगत होती हैं। भाई मान लीजिए एक उत्पादक है जो एक एक्सपोर्ट कंपनी चलाता है, एक जो है टेक्सटाइल्स कंपनी चलाता है, जिसके पास सिलाई का काम होता है बहुत सारा। तो वो व्यक्ति जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी चलाता है, एक एक्सपोर्ट कंपनी चलाता है, उस कंपनी में उसके पास जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी उत्पादक वस्तुएं हैं, क्योंकि उनके द्वारा, उनके बलबूते पर ही जो उत्पादक है वो उत्पादन कर पा रहा है। लेकिन उसकी सभी उत्पादक वस्तुओं में कुछ चीज़ें पूंजीगत वस्तुएं होंगी और कुछ चीज़ें गैर पूंजीगत होंगी। पूंजीगत कौन सी चीज़ें होंगी? एक उत्पादक के पास जो बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, उसका प्लांट होगा, उसकी मशीनरी होगी, वो सब क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। और कुछ चीज़ें वो उत्पादक वस्तुओं में ऐसी भी इस्तेमाल करता होगा जो गैर पूंजीगत होंगी, जैसे कच्चा माल हुआ, धागा हुआ, सुइयाँ हुई, ये सब तो गैर पूंजीगत हैं, बहुत अधिक व्यय वाली नहीं है। तो उत्पादक वस्तुओं में कुछ चीज़ें पूंजीगत होती हैं, कुछ चीज़ें पूंजीगत नहीं होती हैं, जबकि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। यहाँ उपभोग वस्तुओं में कुछ चीज़ें अधिक व्यय वाली होती हैं और कुछ चीज़ें कम व्यय वाली होती हैं। यहाँ चार जो मतलब वस्तुओं में हमने वर्गीकृत किया है सभी वस्तुओं को, तो यहाँ मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। यहाँ से जब आगे चलते हैं तो हम इस चैप्टर में बात करते हैं, देखिए जो उपभोक्ता वस्तुएं या जिन्हें हम उपभोग वस्तु कह रहे हैं, ये वस्तुएं कुछ अलग अलग वर्गों में बांटती जाती हैं। हम यहाँ अब इन्हीं की बात कर रहे हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए उपभोक्ता वस्तुओं को या उपभोग वस्तुओं को अब आगे चलकर चार वर्गों में बांट दिया जाता है। ये चार वर्ग कौन से हैं? तो देखिए इनमें जो पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है और चौथा वर्ग है। ध्यान रखना, हम अब बात कर रहे हैं कि भाई उपभोक्ता वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है, सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं को कितने वर्गों में, तो इन्हें हम चार वर्गों में बांटते हैं। चार वर्ग कौन से हैं? इनमें हम पहली बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं, यानी उपभोक्ता जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं उनमें जो पहली वस्तुएं हैं, पहली जो कैटेगरी है वो है टिकाऊ वस्तुएं। अब टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं
जो 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक बार बार इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी उपभोक्ता वस्तुओं को, उन सभी कंज्यूमर जो है इक्विपमेंट्स को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे ज्वेलरी हुई, टेलीविज़न हुआ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, गाड़ियाँ, सभी तरह के जो महंगे कपड़े हैं उनका इस्तेमाल कोई भी उपभोक्ता 1 वर्ष से अधिक अवधि तक करता है, ऐसी वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। टिकाऊ वस्तुएं इस तरह की होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तो देखिए अर्ध टिकाऊ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वस्तुएं लगभग 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि तक जो है चलती हैं। इन वस्तुओं को हम अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अगर उदाहरण की हम बात करें, चप्पल हुआ, कपड़े हुए, क्रॉकरी हुई, यानी जो हमारे घर के बर्तन इत्यादि हैं वो हुए, तो ऐसी वस्तुएं जो लगभग 6 महीने से 1 साल तक चलती हों, ऐसी वस्तुओं को अर्ध टिकाऊ वस्तु की कैटेगरी में रखा जाता है और ये उपभोक्ता वस्तु ही हैं। तीसरा जो इसमें कैटेगरी बनाई गई है, तीसरा जो इसमें प्रकार रखा गया है वो है आपका गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं या इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वह एकल उपभोग वस्तुएं। गैर टिकाऊ या फिर एकल उपभोग वस्तु। तो देखिए गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं, इनकी परिभाषा जब हम लिखने जाते हैं तो गैर टिकाऊ या एकल उपभोग वस्तुएं ऐसी सभी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है। जो एकल उपभोग की वस्तुएं हैं उन्हें हम गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जाहिर सी बात है, सभी प्रकार के भोजन, फल, सब्जियां, पेट्रोल, दूध, ये सभी जो चीज़ें हैं जिनको केवल एक ही बार इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उन सभी चीज़ों को गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। अगली एक जो चीज़ है जो अंत में हम बात करते हैं वो है आपकी अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तु या वस्तुएं या फिर इन्हें हम सेवाएं भी कहते हैं। अब देखिए अभौतिक का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, जिसका कोई रंग रूप आकार ना हो, वो अभौतिक होती हैं, इनविजिबल होती हैं। तो अभौतिक वस्तुएं क्या हैं? अभौतिक वस्तुएं यानी कि सेवाएं, जैसे जितनी भी सेवाएं हैं, टीचिंग, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, बार्बिंग, ये सभी जो काम हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये अभौतिक वस्तुओं में आते हैं और ये भी क्या है? उपभोक्ता वस्तु है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं वस्तुओं का वर्गीकरण, उसमें मूल तौर पर जो है 2 कैटेगरी यानी कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु बनाई गई हैं और इन 2 कैटेगरी में 4 प्रकार की वस्तुओं पर बात की गई है। कौन कौन सी? मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, एक उपभोक्ता या उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। इसके बाद आपसे पूछ लिया था कई बार कि उपभोक्ता वस्तुएं कितने प्रकार की हैं, तो टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु और अभौतिक वस्तु। और ज़्यादातर जब इको वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको अपने एग्जाम्स में इनमें से किसी भी एक की परिभाषा और उदाहरण पूछ लिए जाएंगे, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे। तो बेसिक सी बात यह है कि आपको इको को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उसे अपने वास्तविक जीवन में देखना है, अनुभव करना है, महसूस करना है। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट को, इको कोई बहुत बड़ा जो है पहाड़ नहीं है, कोई भी विषय आप पढ़ें उसे आप पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारने के बाद ना तो कभी भूलेंगे और ना ही कभी उसे समझने में कोई भूल करेंगे। तो इसी तरह की जो वीडियोज़ है हम लेकर आते रहेंगे इको के या कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर। अगर आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो पर मिलने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो देख पाएँ। साथ ही साथ जो है अगर आपको हमारी इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसको और इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर को आपको समझने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।